हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती में, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जो है क्लास 11th का PA2 में आने वाला पहला चैप्टर, वो भी अकाउंट्स का, जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, या फिर कई बच्चे इसे BRS भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर में कई बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन्स होती है, क्योंकि उन्होंने ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा होता, उन्होंने सिर्फ रट्टे मारे होते हैं। तो हमें रट्टे नहीं मारने इस चैप्टर में, ये चैप्टर प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है। तो हमें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और पेपर में वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और फुल मार्क्स लेने इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, जो है कैश बुक और पासबुक के बीच में। अब ये कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं है, ये है डबल कॉलम कैश बुक, और डबल कॉलम कैश बुक का भी ये बैंक कॉलम है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें पैसे का लेन देन तो होगा, पर थ्रू बैंक। मोस्टली जो सारी ट्रांजैक्शंस है वो चेक्स, बिल्स और ड्राफ्ट के साथ ही होंगी, तो तभी ये हमारी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, वो भी डबल कॉलम। और ये है ऑफ अकाउंट होल्डर ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के अकाउंट होल्डर की ये कैश बुक है। और ये पासबुक है, इट इज़ द कॉपी ऑफ द अकाउंट होल्डर बाय द बैंक, कि जो बैंक में अकाउंट होल्डर है बिजनेस का, उसने जो अपना अकाउंट खोल रखा है बैंक के हिसाब से, उसमें कितने पैसे आए कितने पैसे गए हैं, उसे हम कहते हैं, उसकी एक बुक जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस लिखी होती है, उसे हम कहते हैं पासबुक। और कैश बुक में तो अकाउंट होल्डर खुद सारी ट्रांजैक्शंस डालता है, ये पर्सनली मेंटेन्ड होती है, ये प्रोफेशनली मेंटेन्ड बाय द बैंक होती है। सेकेंड पॉइंट में भी यही है, ये प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट होती है, ये प्रिपेयर्ड बाय बैंक होती है, वही जो फर्स्ट में था। अब थर्ड में भी ये अकाउंट होल्डर और बैंक में ही है, पर इसमें थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूँ कि हाउ मच मनी, कितने पैसे हैं बैंक में अकॉर्डिंग टू अकाउंट होल्डर, कि कितने पैसे गए हैं बैंक में अकॉर्डिंग टू अकाउंट होल्डर, वो होता है सारा कैश बुक के मामले में, ठीक है। और कितने पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में अकॉर्डिंग टू बैंक, वो सारी चीज़ें होती हैं पासबुक में। अब इन तीनों पॉइंट्स में मैंने अकाउंट होल्डर बैंक इसलिए रिपीट किया है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें अपने आप को अकाउंट होल्डर और बैंक एज्यूम करके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनानी होगी। तो इसीलिए आप इन दोनों वर्ड्स को ही मेन ध्यान रखिए। और चलते हैं हम अब डेफिनेशन के ऊपर, जो कहती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ स्टेटमेंट prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook, and showing entries because of which the difference between the two balances exists. अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर जो पर्सनली हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट की, और जो बैंक मेंटेन कर रहा है पासबुक हमारे बैंक अकाउंट की, अगर वो सेम होती तो। पर हमने चैप्टर बनाया वो इसीलिए क्योंकि कुछ एरर्स आ जाते थे जब भी कई बारी हम कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करते थे, तो वो एरर्स होती है हमारी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब मैं आपको पूरी डेफिनेशन को हिंदी में बताता हूँ एक बारी, और अब आपको समझ आ जाएगा। तो अब डेफिनेशन कहती है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक स्टेटमेंट है जो अकाउंट होल्डर द्वारा बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट पे टू रिकंसाइल या रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कंपेयर करना अपना बैंक balance of cash book with the bank balance of passbook,
बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक को बैंक बैलेंस ऑफ पासबुक से कंपेयर करना, उनमें अगर बैलेंसेस में कोई डिफरेंस है तो उन बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आया और किन एंट्रीज़ की वजह से आया, और जिन एंट्रीज़ की वजह से ये डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है दोनों की डिफरेंसेस को एक जगह लिखना ही होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब मैंने आपको डेफिनेशन हिंदी में बता दी है, तो अब आप चाहे यहाँ से नोट डाउन करके याद कर लो या फिर आप हिंदी में खुद लिख लो, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई बारी हमारे एरर्स होते थे। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि एरर्स हो जाते हैं कई बारी कैश बुक और पासबुक में, है पता नहीं चलता कि हमारा कि बैंक में अकाउंट में हमारे कितने पैसे टोटल हैं। तो उन एरर्स को ख़त्म करने के लिए, उन एरर्स को बाहर लाने के लिए करते हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारा एक्चुअल बैलेंस जो है बैंक अकाउंट में उसको प्रेजेंट करने के लिए, ट्रू और फेयर बैलेंस को प्रेजेंट करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कोई चीटिंग या एम्बेजलमेंट, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ बिज़नेस का, पर मेरे पास टाइम नहीं रहता कि मैं सारे अकाउंट्स देखूँ और मैनेज करूँ। तो मैंने ये अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक अकाउंटेंट रखा है। अब वो अकाउंटेंट मेरे बिज़नेस में से बहुत सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल रहा है, मतलब वो बिज़नेस में से पैसे निकाल रहा है और मेरे बिज़नेस के अकाउंट में से पैसे कम होते जा रहे हैं। और मैंने देखा कि यार ये कम क्यों हो रहा है। मैंने बैंक से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन। मैंने कहा ठीक है, बैंक तो सही बोल रहा है। फिर मैंने अकाउंटेंट पे चेक किया। कैसे? जब मैंने अपनी कैश बुक और पासबुक को मिलाई, उन दोनों को कंपेयर करने से ही मुझे पता चला कि यार बैंक तो सही कर रहा है पर खोट मेरे अकाउंटेंट में है। तो मैंने उसी समय उसे 9-2-11 कर दिया, ठीक है। तो डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट एंड चीटिंग, ये हमें ये दो चीज़ें और करने में भी हेल्प करती है। वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द कैश बुक बाय द अकाउंट होल्डर ऑफ द बिजनेस एंड इन द पासबुक बाय द बैंक, कि कितनी एक्यूरेटली उन बुक में हमने कितनी अच्छी तरह से एंट्री की है और पासबुक में बैंक ने कितनी अच्छी तरह से एंट्री की है, ताकि हम एक्चुअल बैलेंस को ब्रिंग आउट कर सकें, ठीक है। और एक और, ये हेल्प करता है हमारी क्लियरिंग डिलेड और अनड्यू चेक्स। कई बार ऐसा होता है कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिए होते हैं बैंक में, पर वो चेक क्लियर नहीं होते। बैंक अकाउंट में तो यार हमने पैसे डिपॉजिट करते, हमारा बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए होंगे, पर वो क्लियर ही नहीं हुआ चेक, तो बैंक अकाउंट में पैसे बढ़े नहीं, वो उतने के उतने ही रहे। तो ऐसे चेक्स जो क्लियर नहीं हुए और जो ड्यू डेट से भी आगे निकल गए चेक्स, उनको पहचानने के लिए, वो रेक्टिफाई करने के लिए कि ये चेक्स कौन से ऐसे हैं, हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आई होप कि आपको अब डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी, और हम इसके रीजंस भी अब पढ़ेंगे थोड़े से जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बेस्ड है। अब अपने आप को अकाउंट होल्डर और बैंक एज्यूम करके मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर आज मैंने छोटे छोटे 4 रीजंस दिए ताकि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करने में ये आपको ईजी लगे, ठीक है। तो reasons for the difference between the bank balance as per cash book and the bank balance as per passbook occurs because of, first, check issued but not presented for payment। अब पहले केस में मैं अपने आप को अकाउंट होल्डर एज्यूम करो, ठीक है। मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ बिज़नेस का, मुझे दूसरे बिज़नेस को पेमेंट करनी थी 10,000 की, तो मैंने उस दूसरे बिज़नेस को 10,000 का चेक काट के दे दिया कि ये लो जी, ये है 10,000 की आपकी पेमेंट, और इससे आप बैंक में जाके चेक दो और पैसे ले लो, ठीक है। मैंने सोचा कि उसने वो कर लिया होगा, मैंने उससे भरोसा किया कि उसने मेरी बात मान ली होगी, और मैंने फिर अपनी जो है कैश बुक में माइनस कर लिया, ठीक है। पर जो दूसरा बिजनेस था वो गया ही नहीं बैंक में, वो बहुत आलसी बिजनेस था। वो मतलब बिजनेस इतना आलसी था कि वो कोई काम करके राजी ही नहीं। वो कहते हैं लॉस होना है तो होने दो, प्रॉफिट होना है तो होने दो, मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो गया नहीं बैंक। तो
चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट कम नहीं हुआ। अगर मेरा अकाउंट कम होता तो कैश बुक और पासबुक दोनों सेम होती, दोनों में माइनस होता, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसमें कोई एंट्री नहीं हुई और मेरी कैश बुक जो है वो कम आ गई पासबुक से। तो अब इन दोनों का बैलेंस सेम नहीं हो रहा। तो अब जो ये बैलेंस सेम नहीं हो रहा, इसको सेम क्यों नहीं हो रहा, वो एंट्री किसकी वजह से नहीं हो रहा, वो एंट्री ये है। तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एंट्री पे, जो है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। अब कभी कभार बैंक हमें इंटरेस्ट भी अलाउ कर देता है हमें बिना बताए। जैसे कि सेविंग अकाउंट है मेरा, ठीक है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट डलता रहता है, तो बैंक मेरे को हर बार बताता है कि आपकी इतने इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। अब एक बार वो बताना भूल गया, ठीक है, वो बताना भूल गया, उसने इंटरेस्ट डाल दिया, उसने अपने द्वारा बनाई गई पासबुक में तो प्लस कर दिया, ठीक है, उसने मुझे बताना भूल गया, वो भूल गया। तो जब मेरे पास पासबुक आई तो मेरे फिर से बैलेंस में डिफरेंस हुआ, मेरा ये कम था और ये ज़्यादा था। फिर मैंने बैंक में फ़ोन करके पूछा, फिर उन्होंने बताया मेरे को कि आपके बैंक में हमने इंटरेस्ट डाला है, इसलिए हमने आपकी पासबुक में ये प्लस किया है। तब मुझे समझ आया कि हाँ, अगर ये प्लस होता तो मेरे तो इक्वल ही आना था, पर ये एक्चुअल में मैंने बैंक में कुछ किया नहीं, क्योंकि बैंक मेरे को रिमाइंड करना भूल गया। वैसे बैंक रिमाइंड नहीं करता, मैं तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, तो सीरियसली मत लेना कि तुम्हें बैंक रोज़ रोज़ फ़ोन करके बोलेगा कि हाँ जी मैंने आपके इंटरेस्ट डाल दिया, आपके ये कर दिया, ये कर दिया है, हमें खुद ही जाके लेना पड़ता है, पर एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है। चलो, थर्ड है हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन अ बैंक। अब जैसे कि मैंने कहा था, मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ और वो दूसरा एक अकाउंट होल्डर है। अब मैंने उस दूसरे अकाउंट होल्डर को या फिर दूसरे बिजनेस को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, गुड्स सेल किए क्रेडिट पे। उसने कहा कि मैं आपको चेक दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको चेक दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे चेक दे देना। वो बंदा मुझे देने के बजाय वो बैंक में दे दिया। और यार, बिजनेस के इतने सारे अकाउंट्स होते हैं कि यार बंदा भूल ही जाता है, तो उसको भी क्या याद रहता है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने भी प्लस कर दिया, ठीक है। फिर मेरे पास मेरी पासबुक आई, मैंने फिर कंपेयर किया, मैंने कहा फिर डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों आया, मैंने फिर बैंक में फ़ोन करके पूछा, फिर उन्होंने बताया कि आपके जो दूसरा बिजनेस है उसने आपके डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है, तो ये ऐसे ऐसे हुआ है, तो अब आप देख लीजिए। फिर समझ आया मुझे कि हाँ, इससे तो प्लस कर दिया, पर इससे भी मुझे बताया था। फिर मुझे याद आया, हाँ, अगर इससे ये प्लस मैंने करा होता तो ये इक्वल आता, पर उसने मुझे दिया ही नहीं, तो मैंने इसको प्लस किया ही नहीं और कोई एंट्री ही नहीं हुई, इसीलिए वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब हम अपनी लास्ट वाली एंट्री में चलते हैं, जो है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, हमें लगा वो डिपॉजिट हो गए होंगे, तो हमने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया। अगर वो डिपॉजिट हो जाते तो हम इधर भी प्लस करते, इक्वल टू काम ख़त्म, पर ऐसा नहीं हुआ। वो चेक बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ और हमारे अकाउंट में पैसे बढ़े ही नहीं। अब चेक क्लियर होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि बैंक अकाउंट में पैसे ही ना हो, कि जैसे ही मैंने डिपॉजिट कराए, पर वो डिपॉजिट मेरे को किसी से आया ही होगा ना, मैंने वो 10,000 किसी को गुड्स बेचे और वो मुझे आए, तो मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया, पर उस जिसको मेरे को चेक आया 10,000 का, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया, उसी के अकाउंट में पैसे नहीं, इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें एक मेन चीज़ समझ आ गई होगी कि ये इनसफिशिएंट बैलेंस होता है मेन चीज़। चलो, आज का हमारा ये वीडियो यही एंड करते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। खांसी भी हो गई यार, ज़रा मौसम बदल रहा है ना, क्या करें। चलो कोई बात, पढ़ाना तो है, मैं ऐसे ड्यूटी है, मैं ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हट सकता। तो चलो, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ समझा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होए, तो इस वीडियो को शेयर करो अपने क्लास 11th के और दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके एक मुझे बता देना मैं PDF डालूँ या फिर फ़ोटोज़, तो वो जो तुम बताओगे वो मैं करूँगा,
ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, गुड बाय।